एक ऐसी औरत की कहानी जिसने अपने घर की बुनियादें खुद ही हिला डालीं, जिसने नफ्स के हाथों मजबूर होकर खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार ली। मगर वो सोच भी नहीं सकती थी कि इसका वो राज जिसे वो सारी दुनिया से छुपा कर बहुत मुतमिन थी, वो इस तरह अचानक खुल जाएगा। और इसका ये राज खुलने वाला भी कोई और नहीं, इसका अपना ही। दोस्तों, ये परवीन की कहानी है। परवीन का ताल्लुक़ हैदराबाद के गांव से था। परवीन 2 भाइयों और 2 बहनों में सबसे छोटी थी। घर का माहौल बेहद सख्त था। वालिद कड़ी निगाह रखता करते थे। बहन भाइयों की शादियां हो गई। आखिर में परवीन का नंबर आया। इसे भी ब्याह कर साथ वाले गांव में रुखसत कर दिया गया। परवीन के शौहर का नाम शरीफ था। शरीफ अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था और दुबई में कामकाज के सिलसिले में मुकीम था। शादी के बाद परवीन बहुत पुरसकून और मुतमिन ज़िंदगी गुजार रही थी। शौहर इकलौता बेटा था। घर में सास ससुर थे। इसके अलावा और कोई झंझट ही नहीं था। परवीन बहुत खुश थी। शादी को 2 माह गुजर चुके थे और अब शरीफ की छुट्टी ख़त्म हो चुकी थी और वो वापस दुबई जा रहा था। परवीन की भी शदीद ख्वाहिश थी, जबकि इसके वालिदैन की भी ख्वाहिश थी कि शरीफ यहीं पर कोई काम कर लेता। लेकिन खुद शरीफ का बचपन ही से अपने दोस्तों की तरफ देख कर दुबई जाने को ख्वाब था, जो कि इसने बड़ी मेहनत और लगन के साथ पूरा किया था। और अब इस वक्त जब वो वहाँ दुबई में अच्छी नौकरी कर रहा था, तो इसका कहना था कि अच्छी भली लगी लगाई नौकरी को छोड़ना कोई अक्लमंदी नहीं है। लिहाजा 2 माह की छुट्टी के बाद शरीफ वापस दुबई चला गया, इस वादे के साथ कि वो जल्द ही दोबारा चक्कर लगाएगा। शरीफ जा चुका था और इसके जाने के बाद परवीन उदास रहने लगी थी। इसका ससुराल में जी नहीं लगता था। सारा दिन वो खाली घर में चकराती फिरती, दीवारों को देखती और खुद से बातें करती रहती, या फिर शरीफ के मिट्ठू से बातें करके वक्त गुजारती थी। शरीफ के पास एक तोता था जिसे वो प्यार से मिट्ठू कहा करता था। ये तोता शरीफ ने इस वक्त उठाया था जब वो बिना बाल के एक छोटा सा बच्चा था। शरीफ इसे खुद अपने हाथों से खाना खिलाता था। दोनों का आपस में बहुत लगाव था। शरीफ के चले जाने से सिर्फ परवीन ही उदास नहीं थी, मिट्ठू भी बेहद उदास हो जाया करता था। कई बार तो वो उड़ारी भरता और घर से निकल जाता और कई कई दिन बाद घर वापस आया करता था। ऐसे में परवीन मज़ीद उदास हो जाती थी। अक्सर इसका जी चाहता था कि वो अपने माँ बाप के पास चली जाए, मगर माँ बाप और बहन भाई यही समझाते थे कि सास ससुर हैं, तुम्हें वहाँ रहना चाहिए। यूँ वो मारे बांधे अपने सास ससुर के पास वक्त गुजारती थी। देखते ही देखते 1 साल गुजर गया और 1 साल बाद शरीफ फिर से 1 माह की छुट्टी पर पाकिस्तान आया। परवीन जैसे फिर से हवाओं में उड़ने लगी थी। शरीफ के आने से जैसे इसकी ज़िंदगी में दोबारा से रंग भर गए थे। वो रोज़ाना नए कपड़े पहनती, सजती संवरती और अपने शौहर के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर वो खुद से जैसे हवाओं में उड़ाता हुआ महसूस करती थी। इसी तरह 1 महीने की छुट्टी ख़त्म हो गई, पता भी ना चला। शरीफ वापस चला गया, मगर इस बार एक खुशखबरी थी। परवीन उम्मीद से थी। वो बहुत खुश थी। बच्चे के दुनिया में आने में काफ़ी वक्त बाकी था, मगर परवीन ने अभी से इसकी आमद की तैयारियां शुरू कर दी थी और छोटे छोटे कपड़े बना रही थी और सारा दिन इन्हें देख देख कर खुश होती रहती थी। इसी तरह देखते ही देखते इंतज़ार करते करते 9 माह का ये वक्त मुकम्मल हुआ। परवीन ने खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया। बेटे के नाम परवीन ने मुदस्सर रखा। ये इस वक्त की बात है जब अभी मोबाइल फ़ोन का दौर नहीं था। परवीन ने शरीफ को ख़त लिखा और ख़त में बेटे की पैदाइश से इसे आगाह किया। ये भी बताया कि मैंने इसका नाम मुदस्सर रखा है और इसे जल्द पाकिस्तान आने को कहा। खैर, इसी तरह वक्त गुजरता रहा था। परवीन अभी मसरूफ़ हो चुकी थी। हर वक्त इसका ध्यान अपने बेटे में लगा रहता था। घर के कामकाज से फारिग होती तो अपने बेटे के साथ मसरूफ़ हो जाती थी और इस तरह इसका वक्त अच्छा कट जाया करता था। अब इसे असलम की कमी ज़्यादा महसूस नहीं हो रही थी। इसका बेटा 2 साल का हो चुका था और 2 साल बाद शरीफ एक बार फिर दुबई से वापस आया। पहली बार इसने अपने बेटे को देखा। वो अपने बेटे के लिए बहुत सी चीज़ें लेकर आया था, खिलौने, कपड़े और तरह तरह की चीज़ें। मुदस्सर बहुत खुश था और अपनी औलाद को इस तरह खुशो खुरम देखकर दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश थे। मगर इस दौरान इनकी ज़िंदगी में एक सदमा भी चल आया। शरीफ के अब्बा अल्लाह को प्यारे हो गए। इस सदमे ने शरीफ को बहुत निढाल कर दिया था। वो अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था और अब इसे अपनी माँ की फ़िक्र सताने लगी थी। मगर वक्त भी कहाँ किसी को लिए रुकता है। जाने वाला दुनिया से जा चुका था और पीछे रह जाने वाले दोबारा से ज़िंदगी के मेले में मगन हो चुके थे। शरीफ की छुट्टी ख़त्म हुई और वापस दुबई चला गया। दोनों सास बहू अब घर में अकेली रह गई थी। मुदस्सर का साथ न होता तो शायद तन्हाई इन्हें पागल ही कर देती। गुजरते वक्त के साथ मुदस्सर बड़ा होता जा रहा था। वो अब स्कूल जाने लगा था। इसकी छोटी छोटी बातों और शरारतों से घर में रौनक लगी रहती थी। इसी तरह बहुत साल गुजर गए। मुदस्सर 10वीं जमात में पहुंच चुका था। मुदस्सर की भाभी भी वफात पा चुकी थी
अब घर में दोनों माँ बेटा ही थे। जब से मुदस्सर कुछ बड़ा हुआ था, शरीफ ने अब साल बाद आना भी बंद कर दिया था। वो 2-2 साल बाद पाकिस्तान चक्कर लगाया करता था। सास अल्लाह को प्यारी हो चुकी थी, बेटा स्कूल चला जाता, इसके बाद ट्यूशन पढ़ने के लिए एकेडमी चला जाया करता था और परवीन घर में अकेली रहा करती थी। और यही वो वक्त था जब परवीन के कदम बहक गए। इस दिन किसी काम के सिलसिले में वो दरवाजे में खड़ी थी। मुदस्सर को अभी आने में कुछ वक्त था, जबकि परवीन को हांडी बनाने के लिए घी की ज़रूरत थी, जो कि घर में ख़त्म हो चुका था। वो हाथ में पैसे लेकर दरवाजे में खड़ी थी ताकि अगर कोई बच्चा नज़र आया तो वो इसे पैसे देकर घी का पैकेट मंगवा सके। इसी दौरान इसका मोहल्लेदार इमरान वहां से गुजरा। इमरान एक तंदुरुस्त और चुस्त बदन का मालिक था। उम्र तो इसकी 40 से 45 बरस थी, मगर वो कम उम्र का दिखाई देता था। अचानक वो परवीन के पास रुक गया और बिला झिझक कहने लगा, यहाँ क्यों खड़ी हैं भाभी? कोई चीज़ चाहिए तो मुझे बता दीजिए। परवीन ने झिझकते हुए पैसे इसकी तरफ बढ़ाए और बताया कि इसे घी का एक पैकेट चाहिए। परवीन वहीं खड़ी इंतज़ार करने लगी। इमरान पैसे लेकर चला गया और चंद मिनटों के बाद वो वापस लौटा। इसने परवीन को घी का पैकेट पकड़ा दिया, जो कि एक शापर में था। परवीन ने शुक्र अदा किया और ये लेकर अंदर चली गई। जैसे इसने शापर में से घी निकाला तो इसने नीचे पैसे भी मौजूद थे, यानी इमरान ने वो पैकेट अपने पैसों से खरीद कर दिया था। परवीन की दी गई रकम शापर के अंदर ही मौजूद थी। ये देखकर बेइख्तियार परवीन के लबों पर मुस्कुराहट आ गई और बस यहीं से तबाही का आगाज़ हो गया। अब परवीन बिला वजह कभी छत पर जाती, कभी दरवाजे पे आती और इमरान के भी गली के चक्कर पड़ने लगे थे। दोनों बहाने बनाने से एक दूसरे का आमना सामना किया करते थे। परवीन फिर से सजने संवरने लगी, अच्छे कपड़े पहनने लगी, तैयार होने लगी। वक्त गुजरता रहा, दोनों के दरमियान नज़दीकियाँ बढ़ने लगीं। मुदस्सर स्कूल चला जाता, इसके बाद ट्यूशन चला जाता। आहिस्ता आहिस्ता मुलाकात गली से छत और छत से फिर घर के अंदर होने लगी। मोहब्बत बढ़ने लगी, जज्बात मुँह जोर होने लगे तो तमाम हदें भी पार हो गई। परवीन की आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बन चुकी थी। इसे अब कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। जायज़ नाजायज़, गलत दुरुस्त, हलाल या हराम, सब कुछ बेमानी हो चुका था। हत्ता के जवान औलाद की मौजूदगी भी परवीन को यह कदम उठाने से बाज न रख सकी। और फिर परवीन की ज़िंदगी में वो दिन आया जिसने हर तरफ तबाही मचा दी। इस दिन भी परवीन ने इमरान के घर के अंदर बुला रखा था। दोनों एक दूसरे में मगन थे, दुनिया व माफिया से बेखबर थे कि अचानक मुदस्सर आन के सर पर आ पहुंचा, जबकि मुदस्सर के घर आने का वक्त नहीं था। इसलिए तो परवीन इतनी बेफिक्र होकर इमरान के घर के अंदर बिलाकर बैठी थी। और दूसरी तरफ मुदस्सर ने भी चंद दिन पहले ही घर की एक चाबी अपने बस्ते में रखी थी, इसी वजह से कि कई बार वो दरवाज़ा खटखटाता है और माँ देर से दरवाज़ा खोलती है, क्यों ना वो एक्स्ट्रा चाबी ही अपने बैग में रख ले। और आज जैसे ही वो घर के सामने रुका, इसे ख्याल आया कि चाबी तो इसके पास है। वो जल्दी से दरवाज़ा खोलकर अंदर चला आया और सामने माँ को गैर हालत में किसी मर्द के साथ देखकर वो अपनी जगह पर गिंग रह गया, इतना हैरान परेशान कि वो अपने मुंह से एक लफ्ज़ भी ना कह सका। और वहीं उसे उल्टे कदमों बाहर निकल गया। इमरान खामोशी से उठा और वो भी घर से निकल गया। अब परवीन अपनी जगह पर परेशान बैठी थी। इसे रह रहकर ये फिक्र सता रही थी कि इसके जवान बेटे ने इसे गैर मर्द के साथ देख लिया है और अब इसकी खैर नहीं, जवान बेटा कहीं अपने बाप को ना बता दे। और अगर यह बात शरीफ तक पहुंच गई तो सारा मामला ख़राब हो जाएगा। परवीन का दिल बुरी तरह धड़क रहा था, मगर वो खामोश और इंतज़ार कर रही थी कि इसका बेटा इससे कोई बात करेगा। मगर दूसरी तरफ मुदस्सर भी खामोश था, बल्कि हकीकत ये थी कि वो इस कदर शर्मिंदा था कि अपने माँ से नज़र नहीं मिला पा रहा था। इसके लिए तो सोच भी इंतहाई शर्मनाक थी कि इसकी माँ किसी गैर मर्द के साथ, ये तस्वर भी दिल हिला देने वाला था। अब मुदस्सर बहुत खामोश रहने लगा था। वो अपनी माँ से बहुत कम बातचीत करता, घर आता तो सीधा अपने कमरे में घुस जाता, खाना तक बाहर से खा रहा था। और परवीन को यह बात अंदर ही अंदर घिन की तरह खाने लगी थी। इसे पता चल रहा था कि बेटा इसके खिलाफ हो चुका है और बहुत जल्दी ये बात शरीफ तक भी पहुंच जाएगी और वो भी परवीन के खिलाफ हो जाएगा। और इस उम्र में परवीन को तलाक का दाग अपने माथे पर नहीं सजा सकती। लिहाजा बहुत सोच विचार के बाद चंद दिन बाद इसने इमरान को मिलने के लिए बुलाया और यही बात डिस्कस की कि अब क्या करना चाहिए, क्योंकि इसके जवान बेटे को सारे मामले की खबर हो चुकी है और इससे पहले कि यह मामला बाहर निकले इसे काबू कर लेना चाहिए। इमरान ने सवालिया निगाहों से परवीन की तरफ देखा और कहने लगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या करना चाहिए, तुम ही बताओ। और परवीन ने इमरान के सामने जो तजवीज़ पेश की, इसे सुनकर दिल दहल जाता है। परवीन ने कहा, मुदस्सर को मार दो, इसे रास्ते से हटाना होगा, वरना हम दोनों कहीं के नहीं रहेंगे, गाँव भर में बदनाम हो जाएंगे। मगर ये बात सुनकर इमरान फ़ौरन कहने लगा, नहीं नहीं, ये बहुत मुश्किल काम है। किसी इंसान को जान से मार देना कोई आसान काम नहीं है। परवीन ने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया और कहने लगी, नहीं, मैं इसे आसान बनाऊंगी। तो मुझे नींद की गोलियां ला दो। मुदस्सर आजकल खाना नहीं खा रहा, लेकिन वो रात को दूध का एक गिलास पीकर सोता है। वो इस नींद की गोलियां दूध में मिला दूंगी, वो मुदस्सर दूध पिएगा और सो जाएगा। उसके बाद तुम आना और इसका काम तमाम कर देना।
गो कि इमरान का दिल नहीं मान रहा था, मगर वो भी परवीन के इश्क में पड़ा हुआ था। परवीन की बात मानना इसकी मजबूरी थी और ये भी दिखाई दे रहा था कि अगर ये बात खुलेगी तो गांव भर में दोनों की बदनामी होगी। लिहाजा कहीं ना कहीं इसे परवीन की बात ठीक मालूम हो रही थी। आखिरकार दोनों में ये तय पाया कि इमरान नींद की गोलियां लाएगा और परवीन वो नींद की गोलियां दूध में मिला देगी। और फिर ये प्लान इसी तरह जैसे तय पाया था आगे बढ़ा। अगले ही दिन इमरान ने नींद की गोलियों का एक पत्ता परवीन को ला कर दिया। परवीन ने वो तमाम गोलियां दूध में मिला दी, अच्छी तरह मिक्स कर दी और दूध को फ्रिज में रख दिया। और फिर उम्मीद के ऐन मुताबिक रात के वक्त मुदस्सर वापस आया। इसने खाना नहीं खाया मगर सोने से पहले दूध का एक गिलास पिया और सो गया। मगर वो सोया नहीं था, वो दुनिया माफिया से बेखबर हो चुका था, क्योंकि नींद की गोलियां काफ़ी तादाद में थी। जैसे ही बेटा बेखबर सो चुका था, परवीन ने इमरान को घर के अंदर बुला लिया और इमरान ने परवीन के इकलौते बेटे को इसकी आंखों के सामने मुंह पर तकिया रख के इसका सांस रोक दी। वो बच्चा, वो बेकसूर लड़का अपनी जान से जा चुका था। इसका कसूर क्या था कि इसने सिर्फ अपनी माँ को एक गैर मर्द के साथ देखा था और इस गुनाह की सज़ा में वो इस दुनिया से जा चुका था। दोनों ने मुदस्सर को ठिकाने तो लगा दिया, मगर इसके मुर्दा जिस्म का क्या करना था। अगर गांव भर में ये बात फैलती कि मुदस्सर अचानक वफात पा चुका है तो भी बहुत सी बातें होती, लोग तरह तरह के सवाल करते। लिहाजा इमरान ने एक मशवरा दिया, क्यों ना तुम्हारे घर के कच्चे सहन में गड़ा खोदा जाए और मुदस्सर को इसमें दफन कर दिया जाए और ऊपर हम कोई पौधा वगैरह लगा देंगे। लेकिन अब यहाँ एक और परेशानी थी कि शरीफ को क्या कहेंगे, क्योंकि शरीफ तो दुबई गए 2 साल होने वाले थे और अब वो कभी भी छुट्टी पर पाकिस्तान आ सकता था, तो इसे क्या कहेंगे। इमरान ने परवीन को तसल्ली दी कि पहले हम मुदस्सर के मुर्दा जिस्म को ठिकाने लगाते हैं, बाद में इसके बारे में सोचेंगे। लिहाजा दोनों ने मिलकर इसी रात को एक काम सर अंजाम दिया। घर के सहन के दरमियान में एक गड्ढा खोदा, मुदस्सर को इसमें डाला, मिट्टी बराबर कर दी गई और फिर अगले ही दिन इमरान ने अमरूद का एक दरख्त लाकर इस जगह पर लगा दिया। और फिर सोच बाजार के बाद इमरान और परवीन ने यह मंसूबा बनाया कि गांव भर में ये खबर फैला देते हैं कि मुदस्सर घर छोड़कर चला गया है। तुम शरीफ को यह कह देना कि इसके पेपर्स में बहुत कम अंबर आए थे और दिल बर्दाश्त होकर घर छोड़कर चला गया। परवीन ने ऐसा ही किया। अगले दिन इसके अपने महके में एक खबर दे दी कि मुदस्सर रात घर वापस नहीं आया। इसने भरपूदा कारी की, पूरे मोहल्ले में शोर मचाया, अपने बेटे के लिए भागी दौड़ी। पूरे गांव के लोग इसके साथ मिलकर मुदस्सर को ढूंढने लगे और तो और शरीफ को खत लिखकर मुदस्सर की गुमशुदगी के बारे में भी इतला भी दे दी। शरीफ, जिसने अभी 6 माह बाद आना था, वो 10 दिन बाद ही पाकिस्तान वापस आ गया। अकलौते बेटे की तलाश में पागलों की तरह वो कोशिशें करने लगा। कभी पुलिस थाने का चक्कर लगाता था, कभी इर्द गिर्द के गाँव में लोगों को साथ साथ लेकर खुद बेटे की तलाश में निकल जाता। मगर मुदस्सर को तो ना जाने ज़मीन निगल गई थी या आसमान खा गया था। इसी दौरान शरीफ ने मुदस्सर के स्कूल का चक्कर लगाया, इसके प्रिंसिपल उस्ताद से बात की और जब इन्हें इस बारे में इल्म हुआ तो वह हैरान हुए और उन्होंने बताया कि सरासर झूठ है। अव्वल तो अभी कोई टेस्ट और पेपर ही नहीं हुए और मुदस्सर को बहुत सही स्टूडेंट था। हम आंखें बंद करके कह सकते हैं वो कभी भी किसी पेपर में कम नंबर नहीं लाता था। अगर आपका बच्चा घर में ये बहाना बनाकर घर छोड़ गया है कि इसके पेपर में नंबर बहुत कम आए हैं तो दिल बर्दाश्त हो चुका है, तो आप लोग तफ्तीश कीजिए, क्योंकि यह बात झूठ है और इस सारे मामले के पीछे वजह कोई और है। स्कूल के प्रिंसिपल उस्ताद के इतना कहने पर अब शरीफ में शशो पंच का शिकार हो चुका था। वो सारा दिन हत्ता के रात भी अपने बेटे की तलाश में दर दर मारा फिरता रहा था। दूसरी तरफ परवीन भी भरपूर अदाकारी कर रही थी, मगर अंदर ही अंदर इसका दिल बुरी तरह से धड़क भी रहा था। इसे खौफ था कि कहीं इनका ये राज खुल ना जाए, मगर यकीन भी था कि कैसे खुलेगा, किसी को कोई खबर नहीं हो सकेगी, क्योंकि इस जगह पर जो पौधा लगाया दिया गया है वो बहुत अच्छा खासा बड़ा था। शरीफ बहुत उदास, परेशान और रंजीदा रहता था। इसी दौरान इसका मिट्ठू लौट आया। मिट्टू को देखकर शरीफ की आंखों में आंसू आ गए। इसे लगा जैसे मुदस्सर ही इसके पास आ गया है। शरीफ फ़ौरन मिट्टू से अपने दिल की बातें करने लगा। इसे बताने लगा कि भैया अल्लाह के पास चला गया है। जबकि मिट्टू वहाँ से उड़ा और अमरूद के दरख्त पर जाकर बैठ गया। वो बार बार ज़मीन पर चूंच मारता और बुलंद आवाज़ में चीख कर कहता, भैया। पहले तो शरीफ ने इस वक्त इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, मगर जब बार बार मिट्टू यही हरकत दोहराने लगा, शरीफ को शक पड़ा कि मिट्टू से कुछ बताना चाहता है। शरीफ ने इस जगह की खुदाई शुरू कर दी। परवीन इसे रोकने लगी कि क्या कर रहे हो, पौधे की जड़ें ख़राब हो जाएंगी।
मगर शरीफ ने परवीन के मना करते करते भी ज़मीन काफ़ी खोद दी और फिर अचानक इसे कुछ नज़र आया। ये हाथ की हड्डियाँ थी। वह फ़ौरन वहीं रुक गया और हैरान नज़रों से बीवी की तरफ देखने लगा। पुलिस को कॉल कर दी। पुलिस ने जगह खोदी और वहाँ से मुकम्मल इंसान का ढांचा निकल आया। इसके बाद तहकीक मुकम्मल हुई तो पता चला वो मुदस्सिर ही है। परवीन को गिरफ़्तार कर लिया गया। 2-4 पुलिस के थप्पड़ लगे तो इसने सब कुछ उगल दिया। इमरान भी जेल की सलाखों के पीछे था। इस रात जब परवीन और इमरान रात के अंधेरे में मुदस्सिर को खींच कर इस घड़े में डाल रहे थे, वो अंधेरे में देख नहीं सके थे। लेकिन मिट्टू घर की दीवार पर बैठा था। मिट्टू अक्सर चक्कर लगाया करता था अपने मालिक की तलाश में, अपने मालिक को देखने के लिए। इसकी याद में जबर मगर शरीफ को वहाँ ना पाया तो दोबारा से वहाँ उड़ जाया करता था। इस रात वो ये सारी कार्रवाई देख रहा था और एक बेज़ुबान परिंदे ने यूं बेकसूर मुदस्सिर को इंसाफ दिलाया। और आज इमरान और परवीन जेल की सलाखों के पीछे अपने जुर्म की सज़ा काट रहे हैं और शरीफ पागलों की तरह मुदस्सिर को पुकारता रहता है। नाजरीन, मज़ीद इस तरह की सबक आमोज़ कहानियाँ और वाक़यात सुनने के लिए हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।